नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके पेडागोजी की लाइव क्लास की बात करेंगे। लाइव क्लास के माध्यम से आज हम यह पार्ट नंबर 29 कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो आपके अधिगम और सीखना का रहेगा, चैप्टर रहेगा, जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अभी तक जितने भी टीटी एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, संभावित प्रश्न के अकॉर्डिंग, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग। तो पेडागोजी का पार्ट नंबर 29 है। इसके पहले ऑलरेडी 28 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इस लाइव क्लास के बाद हम यहाँ पे आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे देंगे। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। जो भी बाद में आए हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, सारे पार्ट देखिए, कंप्लीट तैयारी कीजिए, कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए और अपने स्कोर को बेटर कीजिए, टीटी एग्जाम को फतेह कीजिए। चलिए, सभी लोग तैयार हैं, सभी लोग लाइव चैट के ऑप्शन में आ जाइए। पहला प्रश्न है, अधिगम नियोग्यता जो होती है वह समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, या जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो अधिगम जो नियोग्यता होती है दोस्तों, वह एक चर अवस्था कहलाती है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को कहा जाता है संवेग, स्मृति, अधिगम या अभिप्रेरणा की बात करते हैं। तो अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? स्थायी परिवर्तनों को अधिगम कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण और शिक्षण की बात करेंगे, राष्ट्रीयता की बात करेंगे। तो अधिगम क्षमता जो होती है किससे प्रभावित नहीं होती है? देखिए दोस्तों, आपके आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण और शिक्षण से प्रभावित होती है, लेकिन राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती। आप किस राष्ट्र हैं, आपकी क्या राष्ट्रीयता है, इससे प्रभावित नहीं होती है। अधिगम की जो क्षमता है आपकी आनुवंशिकता, वातावरण जहाँ आप रह रहे हैं और आपको जो प्रशिक्षण और शिक्षण मिल रहा है। अगला प्रश्न है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? थॉर्नडाइक, ईपी पॉलाव, स्किनर या गुथरी की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, जिस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास को पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है वह आपकी कौन से हैं? वह आपकी गुथरी है। इन्होंने महत्व नहीं दिया, लेकिन थॉर्नडाइक, ईपी पॉलाव, स्किनर, इन तीनों अधिगम मनोवैज्ञानिकों ने बाल अधिगम विकास को पुरस्कार को महत्व दिया है। लेकिन गुथरी का कहना है हम गुथ के रहेंगे, हम महत्व नहीं देंगे। डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल की अवस्था या पुरस्कार की बात करते हैं। तो किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? तो स्कूल के बस्ता जो दिया गया है, इससे अधिगम में सहायता नहीं मिलती है। अधिगम में सहायता मिलती अनुकरण से, जो अब इसके पास अभिप्रेरणा है, पुरस्कार से। पुरस्कार भी एक मोटिवेशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है? मैस्लो, बंडूरा, स्किनर या फ्राइड की बात करेंगे। तो कौन सा कारक अधिगम में आपके बाधा होता है या बाधक होता है? सभी लोग बताइए। तो हम बात करेंगे दोस्तों, ऐसा कारक जो अधिगम में बाधा होता है, हम बात करेंगे बंडूरा। किसका कहना है? बंडूरा की बात करेंगे। दोस्तों, निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर व अनुकरण करके भी सीखते हैं? प्रयास एवं त्रुटि के मत के अनुसार, सूझ के मत के अनुसार, सामाजिक अधिगम के मत के अनुसार या संबंधवाद के मत के अनुसार? किसके अनुसार जो है बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर व अनुकरण करके भी सीखते हैं? और वह कहलाता हमारा सामाजिक अधिगम भी, क्योंकि यहीं से हमारा प्रश्न क्लियर हो गया। अन्य व्यक्तियों को देखकर अनुकरण करके, तो समाज पे ही रह सकता है। सामाजिक की बात करते हैं, ये पॉसिबल हमारा समाज पर भी है।
अगला प्रश्न है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित होता है अभ्यास, कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से संबंधित होता है। तो सीखने का जो हमारा प्राथमिक मूलभूत नियम होता है वह किससे संबंधित होता है? तो वह आपके तत्परता से संबंधित होता है। और आप सभी लोग जानते हैं थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम 3 दिए हैं, अभ्यास का, प्रभाव का, तत्परता का। इसके साथ साथ गौण नियम भी 5 दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके। अधिगम आधारित होता है अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर या उपयुक्त सभी पर होता है। तो अधिगम आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? तो अधिगम जो होता है वह आपके अभ्यास पर भी होता है, प्रशिक्षण पर भी होता है और अनुभव पर भी होता है। यानी अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव, इन तीनों पर अधिगम आधारित होता है। इसलिए उपरोक्त सभी जो ऑप्शन डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम का एक अधिक प्रतिक्रिया का क्रमिक लुप्त होना कहलाता है विलोपन, सामान्यीकरण, विभेदन या अनुबंधन की बात करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं, आप लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, सामाजिक अधिगम का एक अधिक प्रतिक्रिया का क्रमिक लुप्त होना क्या कहलाता है? और वह हमारा कहलाता है विलोपन। लुप्त की बात करेंगे, विलोपन की बात आ जाती है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है कि कोहलर का अधिगम का सिद्धांत इनमें से किस नाम से जाना जाता है? पुनर्वलन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अंतर्रस या सूच का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। कोहलर का अधिगम का सिद्धांत इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो अंतर्जसीय सोच के सिद्धांत की बात करते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या दृश्य शब्द सामग्री से होता है। तो जो आपका सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, प्रारंभ होता है, वह किससे होता है? तो वह आपके संपर्क से होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निष्पादन में परिवर्तन का अभ्यास का फलन होता है कहा जाता है अभिप्रेरणा कहा जाता है, अधिगम, परिपक्वता या बुद्धि कहा जाता है। तो निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, किसे कहा जाता है? तो अधिगम की बात करते हैं, बी ऑप्शन की बात करते हैं। आई होप सभी प्यारे मित्र प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से फीडबैक कर रहे हैं, लाइव चैट के माध्यम से कमेंट भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, सभी शिक्षक बंधुओं का। जायसवाल सर तहे दिल से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी लोग शिक्षक हैं तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिएगा कि एक शिक्षक को जो है व्याख्यान पर अधिगम देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देना चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती ना करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो एक शिक्षक को क्या करना ही चाहिए? ये चारों ऑप्शनों से हमें क्या सीख मिलती है? ये चारों ऑप्शनों को देखकर हमें यह सीख मिलती है कि जब शिक्षार्थी, बालक बालिका विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह क्रिएटिविटी कर रहा है, अपने माइंड में कुछ न कुछ बातें बता रहा है, संप्रेषित कर रहा है, कोशिश कर रहा है। जहाँ पे कोशिश की जाती है, कहते हैं कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो जो कोशिश कर रहा है उसको करने दीजिए। अगला प्रश्न, निदान का अर्थ क्या होता है? अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण ही। यह कथन किसका है? ब्राउन का है, सिम्पसन का है, गुड का है या स्टीवर्ट का कथन हो जाता है? तो अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना, यह कथन आपके किसका हो जाता है? गुड का कथन हो जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय का परिचय देने के लिए दी जाती है स्पष्टीकरण दी जाती है, प्रस्तुति, प्रस्तावना या आत्मानुभूति दी जाती है? क्या दी जाती है? तो पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय का परिचय देने के लिए जो दी जाती है वह क्या दी जाती है? और वह दी जाती है प्रस्तावना। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यार में समझ रहे हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या होता है? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक के शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्यक्रम का पूरा होना या उपयुक्त में से कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं, जी हाँ, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अधिगम के प्रतिफल का तात्पर्य होता है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन।
पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांतों में किसने किया है? हल ने, बंडूरा ने, टॉलमैन ने या गुथरी ने किया है? आपका एक जवाब, आपका एक कमेंट आपके स्कोर को बेटर करता है, आपके प्रिपरेशन को बेहतर करता है, आपकी तैयारी पक्की करता है। तो इसीलिए सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांतों में किसने किया है? और सभी लोग जानते हुए आपके और कोई नहीं, टॉलमैन है। ये कभी नहीं टालते हैं। आपके अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय के वर्णन में ये कभी नहीं टालते हैं। इनका नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो कर लीजिएगा, जायसवाल कोचिंग सेंटर। इससे आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है। और इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज पर्सनली कर सकते हैं, जो कुछ अगर आपको क्वेश्चन है जो भी, तो वहाँ पे आप लोग पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आपके मैसेज का रिप्लाई दिया जाता है, आपके प्रश्नों को वहाँ पे सुना और देखा जाता है। तो जो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि अवचेतन से प्रयुक्त व्यूह रचना जो अहम को दुश्चिंता से बचाती है कहलाती है? रक्षा युक्ति, स्वप्रत्यय, स्वबचाव या स्वबचाव व्यूह रचना की बात करते हैं। तो अवचेतन से प्रयुक्त व्यूह रचना जो हमें दुश्चिंता से बचाती है वह हमारी क्या कहलाती है? तो वह हमारी हो जाती है रक्षा युक्त। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दूसरों के अनुभव किए हुए संवेग को महसूस करने की योग्यता कहलाती है? परानुभूत, सहानुभूत, सम संवेग या सम अनुभूत की बात करते हैं। तो दूसरों के अनुभव किए हुए संवेग को महसूस करने की योग्यता क्या कहलाती है? और यह योग्यता कहलाती है परानुभूत। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम में पठार के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? चुनौती, अभिप्रेरणा, थकान या पुनर्बलन का प्रभाव? तो अधिगम में पठार के लिए जो हमारा जिम्मेदार कहला जाता है, जो जिम्मेदार हो जाता है, वह पुनर्बलन का प्रभाव कहला जाता है। इसलिए आप सभी का यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है बेफिक्र करके आपका सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिए, लाइव चैट का ऑप्शन होगा, लाइव चैट में जुड़ जाइएगा। लाइव चैट में आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसी तरह कमेंट करते रहिए, प्रत्येक स्कोर का फीडबैक करते रहिए। अगला जो प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति जो स्कूटर चलाना जानता है कार चलाना सीख रहा है, यह जैसे देखो तो चाहे एमपी टेट का हो, सी टेट का हो, यूपी टेट का हो, रीट का हो, सभी में यह प्रश्न पूछा गया है, सभी लेवल में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका कि यदि कोई व्यक्ति जो स्कूटर चलाना जानता है, कार चलाना सीख रहा है, तो वह क्षैतिज अधिगम अंतरण कहलाता है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहलाता है, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण कहलाता है या क्रमिक अंतरण की बात करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जो स्कूटर चलाना जानता हो, कार चलाना सीख रहा है, यानी प्रगति कर रहा है, साइकिल चलाना जानता हो और स्कूटर चलाना सीख रहा है, ये दोनों जो प्रक्रिया, जो दोनों एग्जाम्पल आपका हो जाता है, ये आपका दोस्तों आपके ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का एग्जाम्पल हो जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, रुचि, हम कहते हैं हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, चाहे स्टडी की बात करें, पढ़ाई की बात करें, हमारा जो गोल्स है, हमारा जो टारगेट है, उस पर इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो रुचि एक होती है, रुचि एक अर्जित शक्ति होती है, प्रेरक शक्ति होती है, नैसर्गिक शक्ति होती है या बौद्धिक शक्ति होती है? तो रुचि एक क्या होती है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। आइए जानते हैं आप लोगों का फीडबैक क्या है, आपका नॉलेज कितने लेवल तक है ये भी जानते हैं। हम जानते हैं आप लोग सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। एक बार दिल से सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि एक रुचि एक क्या कहलाती है। तो रुचि जो होती है यह हमारा एक प्रेरक शक्ति होती है। क्या होता है? प्रेरक शक्ति होती है। अगला, पाठ को रुचिकर बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए, पाठ के क्रियात्मक पक्ष पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए या उपरोक्त सभी की बात करते हैं। तो पाठ को रुचिकर बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? पाठ को रुचिकर बनाने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण, पाठ के क्रियान्वित पक्ष पर ध्यान दिया जाए, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन, ये तीनों जो है पाठ को रुचिकर बनाने के लिए आवश्यक है। इसलिए जो हमारा जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवधान और रुचि का एक सिक्के के दो पहलुओं के समान है और अवधान एक मानसिक प्रक्रिया है और रुचि मानसिक संस्कार को क्या कहते हैं? तो ये जो कहते हैं, ये कथन, ये स्टेटमेंट किसका हो जाता है? दोस्तों, अवधान और रुचि
एक सिक्के के दो पहलू के समान है। अवधान एक मानसिक प्रक्रिया है और रुचि एक मानसिक संस्कार है। यह कथन किसका है? मैकडूगल, रॉस, क्रो एवं क्रो या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो अवधान और रुचि एक सिक्के के दो पहलुओं के समान है और अवधान एक मानसिक प्रक्रिया है, रुचि वहीं पर आपका संस्कार को कहते हैं। ये कथन, ये स्टेटमेंट आपके रास महोदय जी को आ जाता है, क्योंकि इनको मानसिक अवधान एक मानसिक प्रक्रिया और रुचि एक मानसिक संस्कार, इनको बहुत रास आता है। तो रास महोदय का कथन हो जाएगा, रास का स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न मानसिक शक्तियों को किसी अभीष्ट कार्य या विषय के प्रति केंद्रित करने को क्या कहते हैं? स्मृति, अवधान, रुचि या चिंतन की बात करते हैं। तो विभिन्न मानसिक शक्तियों को किसी अभीष्ट कार्य या विषय के प्रति जो है केंद्रित को क्या कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं, और हम बात करेंगे अवधान की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी की बात करें। इसके साथ है आपका अगला प्रश्न कि अवधान को केंद्रित करने के लिए आवश्यक है उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक तत्परता, पौष्टिक आहार या समुचित मनोरंजन। तो अवधान को केंद्रित करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो अवधान को केंद्रित करने के लिए आवश्यक होता है मानसिक तत्परता। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है, रुचि एवं ध्यान के संबंध में क्या सत्य दिया गया है? कि ध्यान तथा रुचि में कोई संबंध नहीं है, रुचि ध्यान पर आधारित होती है, रुचि एवं ध्यान परस्पर पूरक होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो रुचि एवं ध्यान के संबंध में क्या सत्य दिया गया है? सभी लोग बताइएगा। तो रुचि और ध्यान के संबंध में हमारा सत्य दिया गया है कि रुचि एवं ध्यान परस्पर क्या है? पूरक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट सभी समझ गए हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर आ चुका है कि बालकों की रुचि की जानकारी से शिक्षा में सहायता मिलती है, अनुशासन स्थापित करने में, पाठ्यक्रम के निर्धारण में, अपव्यय एवं अवरोधन दूर करने में, या उपरोक्त सभी की बात करते हैं। तो बालकों की रुचि की जानकारी से शिक्षा में क्या सहायता मिलती है? जी हाँ दोस्तों, बालकों की रुचि की जानकारी से हमें शिक्षा में क्या सहायता मिलती है? हमें शिक्षा में सहायता मिलती है कि अनुशासन स्थापित करने में, पाठ्यक्रम के निर्धारण में, अपव्यय एवं अवरोधन दूर करने में। तो उपरोक्त सभी ऑप्शनों में हमें बालकों की रुचि जानकारी से शिक्षा की सहायता मिलती है, इसलिए हम यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि अवधान में सहायक बाहरी या वस्तुगत जो दशाएं होती हैं वे उत्तेजना की तीव्रता होती है, उत्तेजना की पुनरावृत्ति होती है, गतिशील उत्तेजना होती है, या उपरोक्त सभी होता है। तो अवधान में सहायक बाहरी या वस्तुगत दशाएं कौन सी होती हैं, ये आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया गया है। आई होप सभी प्यारे मित्र इस मॉक क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, फीडबैक करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, आपने 30 में से कितना स्कोर प्राप्त किया, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जायसवाल सर डेली 7 PM में लाइव क्लास के माध्यम से मिलते हैं। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, ज्वाइन कीजिए, अपने प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, अपनी तैयारी को पक्का कीजिए, टीटी एग्जाम को फतेह कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।